कैचिंग एंड अप्रोप्रिएटिंग द फिश है, या राइट टू कैच द फिश जो है वो एक सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स है, और जो एक्ट उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू फोर्स में आ रहा है, या जिस एक्ट के अंडर उड़ीसा गवर्नमेंट उसके लाइसेंस को रिफ्यूज कर रही है, वो एक्ट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो मेरा राइट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसलिए मेरे राइट के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो अब इस केस में कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया कि राइट टू कैच द फिश फ्रॉम द लेक एक मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर मूवेबल होगी फिर तो जो लॉ है उसकी एप्लीकेशन या उस दैट लॉ विल नॉट एप्लीकेबल, बट अगर ये इमूवेबल होगी तो ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस केस में कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि राइट टू कैच द फिश इज प्रॉफिट्स प्रेंडरे लाइक द इंग्लिश लॉ। जिस तरह इंग्लिश लॉ में प्रॉफिट से प्रेंडरे टर्म यूज करती है, प्रॉफिट से प्रेंडरे मीन टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम अदर्स लैंड अदर्स सॉइल, उसी तरह बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड जो हम टर्म यूज करते हैं इंडिया में उसके पैरेलल में है ये। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो नाउ व्हाट इज इंटरप्रेटेड इन दिस केस, the interpretation is that right to catch the fish from the lake is a benefit arising out of land, because lake is surviving or from there lake getting its sport। lake कहाँ पे जो है वो survive कर रही है या exist कर रही है, लैंड के ऊपर। तो लैंड के ऊपर है तो and due to that benefit cannot be separated from the land। तो जो पानी है वो पानी जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो उस पानी से जो बेनिफिट अराइज हो रहे हैं वो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि राइट टू कैच द फिश फ्रॉम द चिल्का लेक इज नॉट ए मूवेबल प्रॉपर्टी बट इट इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये 1956 का केस है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं कि whether right to catch a fish from the lake or pond is a movable property or immovable property। तो बताएं यहाँ से कोई डाउट है तो प्लीज पूछें क्वेश्चन इस केस से। Sir, I was not able to understand how it is like comes under because like of fish in that case standing timber, will it come under movable or immovable? So first in this case the license which is taken from the king of that time that to catch the fish, now the from what is now here you we are supposed to connect that water is surviving on the land। जो लैंड है उसके ऊपर पानी का जो कनेक्शन है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो जो वाटर है, अब जैसे रिवर है तो रिवर किसके ऊपर फ्लो कर रही है, लैंड के ऊपर। तो जो लैंड है अगर उस लैंड से जो बेनिफिट अराइज हो रहा है उस बेनिफिट को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में मानते हैं। तो अगर जो यहाँ पे पिटिशनर है जब वो कोर्ट में जा रहा है कि मेरा ये मूवेबल राइट है, मूवेबल है, तो जिस लॉ के अंडर उसको इनकार किया जा रहा है वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा अगर मूवेबल कैटेगरी का गुड्स होता है। तो इसलिए अब वो जिस इंटरप्रिटेशन को लेके आ रहे थे, कोर्ट ने कहा कि ये जो राइट टू कैच एंड अप्रोप्रिएट द फिश इट इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज बेनिफिट arising out of land and it is a immovable property। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप अपना क्वेश्चन फ्रेम करिए, then we can discuss your question। Then I got confused, like last class I was confused about this, like that immovable property does not include standing timber, yes, just growing crops or grass। yes, so, yes sir। so why they'll not come under immovable property?
because they are included in the definition of goods under Sale of Goods Act section 2(7). You can check. Then second point, they are separated. Now standing timber is So that they timber. are separated. There must be logic behind separation. No, now frame your question one by one. Here it is a question related with benefits arising out of land. Now is it clear? Now second question is your things attached to earth. That is things rooted to earth. There are three ingredients. Number one, land. Number two, benefits arising out of land. Number three, things attached to earth. Now things attached to earth, again there are 3 points. Things rooted, things avended, things attached but is so avended. So one by one you can separate your questions. Now your standing timber question is not related with benefit arising out of land. Are you getting my point? Okay. So first try to get clarity on the ingredients. So standing timber, growing crops and grass, they are included in the definition of goods under Sale of Goods Act. And intention of the legislature that they to be separated. Now crops, take the crops. कितना टाइम मानते हैं आप क्रॉप्स का? तो some are maybe for not yes. Similarly grass, similarly standing timber, not a timber tree. Standing timber. Yes, which has reached that particular stage, which is fit to be used as a timber for purpose of furniture. So that is, so they are included in the definition of goods. So now you ask your question, sir. Where is the dot? No, I got it. I understood what is actually. Yeah, so first those, I don't know, try to make the bullet points of the, what is the definition? Immovable property. Immovable property is negatively defined in PPA. Then we are taking help from the General Clauses Act, Indian Registration Act. Then we find three ingredients, main ingredient. Number one, land. Number two, benefits arising out of land. Number three, things attached to earth. So now this case is related with the benefits arising out of land. Is it clear, sir? So standing timber will not come under benefit arising out of land. Yes, sir. Now it depends upon. Now we can discuss that point in this case, Santabai versus State of Bombay. You will get clarity. Santabai husband has granted her the right. Is it, this slide is visible? Yes. सर So सर Santabai husband. Yes, सर sir. जो ट्रीज पे जो फ्रूट्स लगते हैं तो वो किस चीज में आएगा, मूवेबल या इमूवेबल? सेल ट्रेज की हो रही है या फ्रूट्स की हो रही है? फ्रूट्स की। फ्रूट की हो रही है। हाँ, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट अगर ट्रीज, आप किसी को ट्रीज जो है वो सेल कर रहे हैं, जैसे मैंगो ट्रीज है तो ये 2 in 1 होता है। कुछ ट्रीज है दे आर पर सर्व ड्यूल पर्पस। सर I'll stop. Just a fruit is also something benefit arises from the land. बिल्कुल। But fruit is like some sort of benefit which is arising from land, like, yes. like your fish. Like your fish is actually benefit arise from land. So why even fruit will come under movable property, I guess. Sorry, immovable property. Dear, now try to understand now what is where land and water is connected. ठीक है सर, आपने ये बोला कि जो पानी है वो लैंड के ऊपर है और जो पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो इमूवेबल मानी जाएंगी। ऐसे तो सर पेड़ भी धरती के अंदर, हाँ मतलब अलाउ जी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड हो जाएगा, वो ठीक बात समझ में आ गया, चलो ठीक है वो। लेकिन यदि यही कॉन्टेक्स्ट यदि हम ट्री के साथ करते हैं कि ट्री के पास फ्रूट्स हैं तो वो भी तो सर लैंड के साथ ही अटैच्ड है ना। वो ट्री भी तो जैसे वो वाटर लैंड के साथ अटैच्ड है, ऐसे ट्री भी तो अटैच्ड ही परमानेंट ही तो है। तो ये कंफ्यूजन है कि एक साइड तो जो फ्रूट्स हैं, मतलब फ्रूट्स और मछलियाँ दोनों एक ही चीज़ हैं, तो और एक तरफ मूवेबल है एक तरफ इमूवेबल है, तो ये कंफ्यूजन है सर। अब सुन लीजिए ना, अब कोई राइट है, आपको एक राइट दिया गया है किसी ग्राउंड से ग्रास काटने का, ठीक है?
जैसे इस केस को पहले हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे शांताबाई को एक जो है वो शांताबाई हस्बैंड जो है उसको क्या दे रहा है, परमिशन दे रहा है, ग्रांट दे रहा है कि वो जंगल से क्या करेगी, ऑल काइंड ऑफ वुड सर्टेन फॉरेस्ट इन जमींदारी, एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है उसको परमिशन दे रही है कि वो जंगल से लकड़ियां काट सकती है, शॉर्ट में कहें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहे हैं फैक्ट्स? जी सर। अब लेकिन उसमें ये भी लिखा था कि वो कितने टाइम तक काटेगी, 12 साल तक का पीरियड दिया वहां पे, ठीक है। एक दूसरा कुछ ये भी लिखा था कि कौन से ट्रीज को वो काट सकती है, उन्हीं को काट सकती है जो एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच गए हैं, ठीक है। जी यहाँ सर। तक क्लियर हो रहे हैं जी फैक्ट्स? जी। तो ये जो जंगल से लकड़ी काटने वाला जो उसको राइट दिया गया है, ग्रांट दी गई है, इसको आप मूवेबल मानते हैं या इमूवेबल? इसके ऊपर क्या रीजनिंग अप्लाई करेंगे? अब लॉन्गर पीरियड के लिए किसी फॉरेस्ट में जाना और वहां से ये चीजें काटना जो है, कोर्ट कहता है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है बिकॉज इट इज ए लॉन्गर पीरियड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर। अब हाँ, अब कोटला फरोसा कोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि एक पार्टी को फरोसा कोटला मैदान से ग्रास काटने का जो है उसने परमिशन ली हुई है, एक उसका एग्रीमेंट हुआ है, अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। जी। अब उसने 3 साल के लिए वहां से घास काटना है, तो उसको आप मूवेबल मानोगे या इमूवेबल मानोगे? मूवेबल। तो उसके पीछे क्या रीजनिंग लगा रहे हैं आप? टाइम छोटा सर। हाँ जी। टाइम कम है, जैसे आपने बताया कि पहले वाले केस में टाइम लंबा था, टाइम गैप ज़्यादा था, लॉन्ग टाइम तक उसकी अटैच थी इसके साथ, इस कारण इम्यूवेबल बन जाएगी। तो 1.5-2 साल से ऊपर का टाइम जो है उसको ज्यादा मानते हैं। ओके, तो ये भी इम्यूवेबल हो जाएगा सर फिर। अच्छा, टाइम को छोड़िए, दूसरा आप एक टाइम के साथ साथ दूसरी चीज भी देखिए जिसको हम कह रहे हैं प्रॉफिट्स इप्रेंडरे वाली टर्म को भी आप थोड़ा अपने रेडार पे लेके आइए कि इंग्लिश लॉ में प्रॉफिट्स इप्रेंडरे जो होती है दूसरे की सॉइल से बेनिफिट लेना, दूसरे की प्रॉपर्टी में जाके बेनिफिट लेना, प्रॉफिट लेना, उसको कहते हैं प्रॉफिट से रेंडरे, जिसको हम इंडियन लॉ में क्या कहते हैं, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। यहां तक क्लियर है पॉइंट या नहीं? जी सर। और लीज में क्या फर्क होता है? तो लीज में जो होते हैं, लीज में हम दूसरे की लैंड से बेनिफिट प्रॉफिट लेके नहीं आते, लीज में तो एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर होता है। तो अब जो आप 2-3 क्वेश्चन है उनको इन केसेस के साथ डिस्कस करते हैं, तो केस पूरा करने के साथ साथ जो आपके क्वेश्चन है उनको कनेक्ट करेंगे हम 1 बाय 1, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन पॉइंट है कि आप जो रीजनिंग है उसको थोड़ा इलेबोरेट करके चले। अब इस केस में देखें कि जब उसको वो उसके हस्बैंड ने ये परमिशन लाइसेंस दिया हुआ था, देन उसके बाद एक लॉ पास हो जाता है। कौन सा लॉ पास हो जाता है? मध्य प्रदेश एबोलिशन ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स 1950 में राइट्स एक एक्ट पास हो जाता है। ये स्लाइड विजिबल है ना, सेकंड पैरा में जो लॉ लिखा हुआ है ये फोर्स में आ जाता है, ठीक है। यस सर। तो जो पहले के राइट्स थे वो स्टेट के पास चले जाते हैं। अब जो उसको क्या है कि वो परमिशन ले लेती है और ट्रीज को काटना शुरू कर देती है, लेकिन जो डीएफओ होता है, डीएफओ मीन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, वो जो है उसको रोक देता है, उसको जो परमिशन है उसको जो है वो कैंसिल कर देता है और उसका जो मटेरियल है उसको भी फॉरफिट कर देता है, ठीक है। जिन ट्रीज को उसने काटा होता है। यहाँ तक क्लियर हो रही है? स्लाइड विजिबल है? यस सर। नाउ सी मूव्ड बिफोर द स्टेट अथॉरिटीज, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिलता, तो वो 32 आर्टिकल के अंडर आर्टिकल 32 सी अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट दैट हर फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वायलेटेड, ठीक है। अब इसमें कोर्ट जो है वो स्टैंडिंग टिम्बर को भी इंटरप्रेट करता है, स्टैंडिंग टिम्बर और टिम्बर ट्री,
स्टैंडिंग टिम्बर और टिम्बर टिम्बर ट्री। ट्री। इसमें कोर्ट कहता है कि भाई उसको ज्यादा पीरियड के लिए जाने का वहां परमिशन है। इसको जो है वहां पे ये नहीं था कि जस्ट जाना और काटने का ही है, उसको ये भी कहा गया था कि सी विल नॉट कट दोज ट्रीज विच नॉट रीच of that very particular stage or diameter or which is written in that very document। ठीक है। अब ये जो पीरियड था और वहां से जाके उस जंगल से जो ट्रीज काटने का था, ये जो था ये एक बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड वाली कैटेगरी का था। ठीक है, क्योंकि लैंड से जो था वो कंटिन्यूटी वाला एक फीचर रिफ्लेक्ट हो रहा था कि कोई ट्री है, वो टिम्बर ट्री वाली एक कैटेगरी भी थी उनमें। स्टैंडिंग टिम्बर नहीं थे वो क्या थे? टिम्बर ट्री भी थी। टिम्बर ट्री होता है जी। So just can you just explain your time frame, like how time frame decide this property is immovable or movable? We can take help from the, for example, in lease, if it is more than 2 years, then it is compulsory to be registered. I just wanted to know the reasoning, like when standing timber is movable and when standing timber is not movable based on the time. For example, suppose today you are involving in a area which deals with the plantation of trees. So trees are of different types for the purpose of fruits, for the purpose of timber. So today if you are planting those trees which is used at one particular stage as a for the purpose of furniture. So standing timber is that timber tree which has reached that particular stage, which can be cut or which can be used for that purpose. Timber tree is that tree which has not yet achieved that stage. I getting my point. Whether I'm giving the answer your question, but I'm getting. Sometimes it is not possible online. Maybe your question. So after time frame, this will be a immovable property. There, After every certain time. not only tree, every product has its own time period. Just consider tree. Just consider tree for a moment, because I want to understand properly. Just consider tree for a moment. Suppose the time frame is 12 years. I don't just not for that, but there are the permission, the right which is given, that is the time period in this case. Is this slide is visible? Suppose. Please, no, sir. I'm not saying about. Please wait there. Wait, is this slide is visible? This slide is visible or not? Yes, sir, it is visible. So what is standing timber? The standing timber refer to trees which are fit for the use for building or repairing houses, bridges, ships, etc. When timber is sold, it is to be cut and taken away. It will no more have any connection with the land and is therefore not immovable property. If A gives a right to B to remove all trees which may grow in age forest for the next 10 years, this is not a transfer of movable property. It is a transfer of interest of land. So you can also go through these cases. So I think this slide can also serve our purpose, the dot related with your timber and standing timber. Whether, sir, still there is a doubt? No. Am I audible and visible? This slide is. Yes. So I should we got go? the point. Yeah, thank you. Sometimes online there may be problems. Sometimes it can be postponed to the next lecture. But anyhow, I will to reflect that there is one slide. And this case
Now in this case, the document which deals with the permission to the petitioner, जिस डॉक्यूमेंट में उसको वो परमिशन दी गई थी या जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था शांता बाई के फेवर में, वो रजिस्टर्ड नहीं था, दैट इज नॉट रजिस्टर्ड। तो बताएं वो डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं था तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड परमिशन थी? क्योंकि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हो रही है देन दैट मस्ट बी completed as per the Transfer of Property Act, that must be registered. तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज ए राइट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड, तो यहाँ पे कोर्ट ने बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, स्टैंडिंग टिम्बर, इन वर्ड्स के ऊपर जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन दी है। तो जो प्रीवियस केस हमने डिस्कस किया था उसी के बेस माना था, आनंद वेरा केस को यहाँ पे भी फॉलो किया गया। तो इस केस में जो 12 साल का पीरियड था टू एंटर इनटू द फॉरेस्ट एंड कट द ट्रीज, whether that is movable property or immovable property. अगर किसी को जंगल से लकड़ी काटने का जो राइट मिल रहा है वो मूवेबल मानना है या इमूवेबल इस केस में? इमूवेबल। हाँ, इमूवेबल ही मानना है क्योंकि वो बेनिफिट्स टू अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है। जिस तरह इंग्लिश लॉ में प्रॉफिट से प्रेंडरे टर्म यूज करते हैं, उसी तरह हम क्या यूज करते हैं इंडिया में? बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ये टर्म क्लियर हो रही है दोनों? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में या इस कॉन्टेक्स्ट में? यस सर। तो अब बताएं कि अगर उसको इस तरह का राइट मिल रहा था तो वो रजिस्टर्ड कराना जरूरी था या नहीं? अगर आप किसी एज ए एडवोकेट किसी के फेवर में ट्रांसफर करा रहे हैं और वो ट्रांसफर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की है, तो फिर उसको टीपीए के अकॉर्डिंगली पूरा किया जाना चाहिए था या नहीं? यस सर, अंडर सेक्शन 3 करवाना चाहिए था रजिस्टर। हाँ, सेक्शन 3। और सेल जब होती है ना, 100 रुपए से ऊपर की वैल्यू होती है, अगर टेंजिबल है, इफ इट इज मोर 100 और मोर देन इट मस्ट बी रजिस्टर्ड 54 सेक्शन के अकॉर्डिंगली होगा। किसके अकॉर्डिंगली? 54 सेक्शन। तो यहाँ पे फिर कोर्ट ने 105 लीज की भी बात कही। तो जब उसका ये डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं था तो फिर कोर्ट ने बट इस केस को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि स्टैंडिंग टिम्बर और बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, प्रॉफिट से प्रेंडरे और आनंद वेरा वाला केस जो है इसमें फॉलो किया गया था। देन ये केस है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस टीटागढ़ पेपर मिल्स। ये स्लाइड विजिबल है या नहीं? विजिबल है सर। यस सर। तो उड़ीसा का एक लॉ है सेल टैक्स एक्ट, which give power to the state government to declare goods or class of goods liable to be taxed. Under this law, state government can impose tax on the goods. Now, government issued notification through which standing trees and bamboos agreed to be sweared were liable to be taxed. इस केस में क्या था कि जो बम्बू के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, स्टैंडिंग टिम्बर का जो बिजनेस करते थे वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे किसी लैंड से, उनको काटने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो जिनसे वो परमिशन लेते थे उन जिनको वो लमसम पे कर देते थे, उन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो टैक्स इंपोज कर दिया। तो जो भी इस those who are involving with this type of business, they approach the court that this tax cannot be imposed on us because contract related with cutting the bamboos and standing trees is not movable property, it is an immovable property. कोर्ट ने जो बैम्बूज ट्रीज जो बिजनेस करते थे उनकी बात को जो सही माना कि felling, cutting, obtaining and removing bamboos from the forest area for the purpose of converting the bamboos into paper pulp or for the purpose of connected with the manufacture of paper or any connection or incidental therewith
is a profit splendour. It is an immovable property. It is not movable property. Therefore, tax cannot be imposed. Now, is it clear that bamboo contracts or the contract related with the cutting of standing trees? So, is it subject to the tax, or is it to be included within the category of movable property or immovable property? तो इस केस में कहा कि ये जो बेम्बो कॉन्ट्रैक्ट्स है या जो टिम्बर कॉन्ट्रैक्ट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है बिकॉज इट इज कमिंग विद इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉफिट स्प्लेंडर. Therefore, these contracts cannot be subject to the state government या Odisha sale tax. Section 3B cannot be imposed. बताए? Am I audible and is this interpretation is clear? Yes, sir. So, then Supreme Court, after referring the terms and conditions of the bamboo, held that felling, cutting, obtaining and removing bamboos from forest area for manufacture of paper is a benefit to arise out of land, and it would thus be an interest in immovable property. So reasoning, we all know section 3 apply किया उन्होंने profit से surrender की बात की. Bamboo contract is not a contract of sale of goods. So it is not only for particular season, but it is not an agreement, we can say, but it is an agreement for a period ranging from 14, 13 and 11 years with an option to renew the contract for further terms of 12 years. तो टीटागढ़ पेपर मिल्स का केस भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से. नेक्स्ट केस डिस्कस करें फिर. Yes, sir. ये डंकन्स इंडस्ट्री का केस है. आई थिंक दो जो बिलोंग टू यूपी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, ये यूपी की डिस्ट्रिक्ट में भी इनके कई प्लांट हैं. तो डंकन्स इंडस्ट्रीज का क्या था कि इस केस में कंपनी एग्रीड टू ट्रांसफर इट्स फर्टिलाइजर बिजनेस इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी. अब व्हाट इज द फैक्ट्स ऑफ दिस केस? इन दिस केस parties ready to pay the stamp fees only on the land, the value of the land, and they are treating the machineries as movable. तो जब एक फैक्ट्री एक फर्टिलाइजर कंपनी को बेचा जा रहा है तो पार्टी जो लैंड का एरिया है उसको जो है वो ट्रीट कर रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो उसके ऊपर मशीनरी लगी हुई है उसको क्या मान रही है? मूवेबल. तो जब मैटर अथॉरिटी के पास जा रहा है तो अथॉरिटीज जो है वो उनको रेक्टिफाई कर रही है कि यू आर नॉट पेइंग द फुल फीस और फुल स्टैम्प्स व्हिच इज रिक्वायर्ड because the machinery is also immovable property. So matter goes before the Supreme Court. तो आप बताएं कि जब ये फर्टिलाइजर प्लांट या जो मशीनरी थी जो वहां पे एम्बेंडेड की हुई थी उसको मूवेबल मानना है या इमूवेबल मानना है? मूवेबल सर. है मूवेबल, क्योंकि नट बोल्ट से जोड़ी गई चीजों को नहीं माना जाता इमूवेबल. नहीं, आप क्या मान रहे हैं इसको? मूवेबल. यस सर, मूवेबल. नहीं, क्या रीजनिंग अप्लाई कर रहे हैं आप? क्योंकि सर जो भी मशीनरी है वो परमानेंट फिक्स नहीं की जाती, जस्ट वो स्क्रू और बोल्ट से कनेक्टेड की जाती है ऑन द ग्राउंड, सो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. नहीं नहीं नहीं, आप देखिए यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिक्सचर्स को अप्लाई करिए. और हमने कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए थे? कौन कौन से टेस्ट है? इंग्लिश लॉ 2-3 हमने डिस्कस किए थे ना लास्ट टाइम. हॉलैंड वर्सेस हडसन वाला केस याद है आपको? किसी को याद है हॉलैंड वर्सेस?
यार आपकी क्या डिसीजन होगा, क्या मानेंगे इस केस को? सर इसको मूवेबल में ही आएगा सर, क्योंकि मशीनरी का अगर देखेंगे। अरे डियर, देखिए कब मूवेबल को इमूवेबल माना जाता है, तो जब उसको देखिए यहाँ पे तो वो जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, वहां पे उसको इंस्टॉल किया गया है फॉर द। अब ये पहले केस देखे आप, टेस्ट नहीं अप्लाई कर पा रहे। ये ले वर्सेस टेलर, हॉलैंड वर्सेस हडसन, देन ये वाले केस आप देखिए कि इसमें ये क्या कह रहा है कि it was observed by the general maxim of the law is that what is annexed to the land becomes the part of the land, but it is very difficult if not impossible to say with precision what constitutes an annexation sufficient for this purpose. सिंपल बोलने का मतलब है कि कब मूवेबल को हम इमूवेबल मानेंगे। तो इसमें ये कहते हैं कि जब किसी चीज को किसी मूवेबल को इमूवेबल के साथ जो एनेक्स किया जाता है, एनेक्सेड की जाते हैं या अनबेंड किया जाता है, तो इसमें ये देखना पड़ेगा। ये दो चीजें देखिए, डिग्री और ऑब्जेक्ट। डिग्री और ऑब्जेक्ट। आप एक लैंड के ऊपर जो है वो एक केमिकल फैक्ट्री या केमिकल कंपनी या केमिकल फॉर्मुलेशन शुरू करना चाहते हैं, तो उस लैंड में जो है आप मशीनरी को इंस्टॉल कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो तो इतने नीचे तक गाढ़े होते हैं। अदरवाइज तो जब रिएक्शन कंडक्ट होंगी, वो प्लांट्स जो रिएक्टर्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे सराउंडिंग्स को। तो सर इसकी कोई डिग्री होती है कि धरती के अंदर इतना गड़ा हुआ मशीनरी पार्ट है तो वो अनेक्स्ड माना जाएगा, मोड ऑफ अनेक्सेशन में माना जाएगा? जैसे आपने दो टेस्ट बताए थे ना, मोड ऑफ अनेक्सेशन और पर्पस ऑफ अनेक्सेशन। सही। अब मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन कितनी लेते हैं नीचे को? 7-8 फुट ना, कितनी फाउंडेशन लेनी पड़ेगी कि नहीं? जी सर, 7-8 फुट। हाँ, तो ये देखिए हर एक केस को उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से लेना पड़ेगा। एक ही केस थोड़ी, लास्ट लेक्चर में भी तो ये बात हुई है कि यूनिवर्सल रूल थोड़ी इंपोज हो जाएगा कि भाई ये देखेंगे कि इतने फुट या इतना नीचे गाड़ा हुआ है, देन इट इज एंड। ये तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दोनों चीजें देखनी पड़ेगी केस टू केस। क्योंकि सब प्लांट में जैसे कोई मशीनरी खराब हो जाती है तो पूरा प्लांट उधेड़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट का एक हिस्सा खराब हो गया तो पूरा ही हटाओ उसको। वो आप पहले तो उन चीजों को आप बाद में डिस्कस करें। कई some things or some movable things are so heavy due to their own weight, they embedded by their own weight into the earth. कहीं तो इतनी जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं या कहीं भारी चीजें होती है, वो आपने देखा होगा वो तो अपने वजन से नीचे तक धस गई होती है, जमीन में धसी होती है या नहीं? जी सर। तो ये देखिए कि ऑब्जेक्ट और डिग्री ऑफ एनेक्सेशन ये सारे इकट्ठे अप्लाई करने हैं। एंड बाय होम दे आर अटैच्ड, उनको फिक्स करने वाला कौन है? अगर टेनेंट है, लेसी है, तो फिर प्रजम्पशन अलग हो जाएगी। हमने लास्ट टाइम भी बात किया है कि कोई चीज जो है वो इंस्टॉल हो रही है, मशीनरी इंस्टॉल हो रही है, वो टेनेंट के थ्रू है, लेसी के थ्रू है, लिमिटेड इंटरेस्ट वाले बंदे के लिए है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वो एक ना एक दिन तो उसको वहां से उठा लेगा, उठाएगा कि नहीं? जी सर। तो सर ये जो दो टेस्ट बताए थे आपने, मोड ऑफ एनेक्सेशन और पर्पस ऑफ एनेक्सेशन, ये दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई करने होते हैं ना? साइमल्टेनियसली होगा। और थर्ड ऐड कर लीजिए, बाय होम दे आर अटैच्ड। अटैच करने वाला कौन है? ठीक है। अब इसमें ये केस इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके साथ साथ इसको कर लेंगे। पहले ये देखिए इस केस का क्या नाम है, बामदेव वर्सेस मनोरमा। क्या नाम है इस केस का? बामदेव वर्सेस मनोरमा। अब इस केस को समझ लीजिएगा तो उसको भी समझेंगे हम, फिर उसके दोनों का। अब ये देखिए प्लेंटिफ जो है वो, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ जो है वो आपस में फ्रेंड्स हैं। अब प्लेंटिफ जो है वो
मॉर्गेज पोजेसरी मॉर्गेज जो के थ्रू जो उसके पास लैंड आ रही है, उसके ऊपर वो कौन सा बिजनेस शुरू कर रहा है? टूरिंग सिनेमा। इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहता है वो उस लैंड के ऊपर, टूरिंग टूरिंग सिनेमा। cinema. And when he planned to start this business for that purpose, वो क्या क्या चीजें खरीद रहा है? सिनेमा प्रोजेक्टर, ऑयल इंजन एंड देयर एक्सेसरीज। अब पहले ये देखिए कि कौन बंदा है। एक लेस्सी के पास जो है वो राइट आ रहा है। किसके पास आ रहा है? ये किसके पास राइट आ रहा है? लेस्सी के पास। अब देखिए ना, अब उसका प्लान है टू रन द टूरिंग सिनेमा। अब टूरिंग सिनेमा चलाने के लिए वो क्या क्या चीजें वहां पे जो है वो इंस्टॉल कर रहा है, अनेक्स कर रहा है? प्रोजेक्टर, ऑयल इंजन एंड देयर एक्सेसरीज। और किस नाम से ये बिजनेस शुरू करता है? ये सिनेमा किस नाम से शुरू करता है? कुमार टूरिंग टॉकीज। टॉकीज। इसको टूरिंग टॉकी केस भी कह देते हैं। यहाँ तक फैक्ट्स क्लियर है या नहीं? जी सर। अब इसके बाद क्या हो जाता है कि प्लेंटिफ जो है ये सारा बिजनेस अपने फ्रेंड को जो है संभाल देता है। मैनेजर को अपॉइंट करता है जो उसका फ्रेंड होता है। अब जो उसका ये फ्रेंड है, ये जो ओनर है जिसके थ्रू वो मॉर्गेज हुई थी प्रॉपर्टी, उसके साथ जो है वो मिलके षड्यंत्र या यू कैन से कल्यूडेड होता है विद गेटिंग बेनिफिट्स। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मॉर्गेज अपने नाम पे करवा देता है और ये सारा जो बिजनेस है खुद हैंडल स्टार्ट रनिंग दिस बिजनेस। तो जब प्लेंटिफ को ये चीज पता चलती है तो वो उससे हिसाब मांगता है, उसको नोटिस देता है, गिव द ऑल अकाउंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज एंड हैंड ओवर द प्रॉपर्टीज। यहां तक क्लियर हो रहे हैं फैक्ट्स? जी सर। अब इस टाइम में जो है वो प्लेंटिफ बीमार हो जाता है और कुछ टाइम उसका ऐसे निकल जाता है और वो कोर्ट में केस फाइल कर देता है। तो जब कोर्ट में केस चलता है तो उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके जगह पे कौन आ जाता है? तो उसकी वाइफ। कौन आ जाता है? मनोरमा जो है वो उसकी वाइफ आ जाती है ना। ये लग रहा है ना फैक्ट से पता? जी सर। है जी। तो जब ये केस कोर्ट में चला आता है तो ये जो उस डिफेंडेंट है ये कहता है कि ये केस जो है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो केस है ये लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद फाइल किया गया है। अब इस केस में ये देखना है कि भाई जो प्रोजेक्टर है, जो मशीनरी वहां पे इंस्टॉल की गई है, जो इक्विपमेंट्स थे, तो कुमार टूरिंग टॉकीज के साथ जो रिलेटेड थे, क्या वो मूवेबल मानना है या इमूवेबल मानना है? अगर वो इमूवेबल होगा तो उसका लिमिटेशन पीरियड 12 साल होता है। अगर वो मूवेबल है तो उसका 3 साल पीरियड होता है कोर्ट में केस फाइल करने का। तो अब इस केस में कोर्ट ने जो है ये सारी चीजें देखी कि लगाने वाला कौन था। उसको तो जब उसने सिनेमा चलाने की परमिशन ली थी वो भी लिमिटेड पीरियड की थी और जिस लैंड के ऊपर वो लगा रहा था वहां पे भी वो एक लेसी की स्टेटस में था। तो कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी को मूवेबल माना और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो लिमिटेशन पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर हो गया था। कोर्ट ने इसमें जो नाम था इसका, क्या नाम था इस बिजनेस का? कुमार टूरिंग टॉकीज। तो जो मीनिंग जो नाम दिया था उससे भी ये इंटरप्रिटेशन ली कि ये मूवेबल है। तो ये सारी चीजें अप्लाई की और कोर्ट ने कहा कि ये मूवेबल है। फिर मूवेबल है तो ऑलरेडी पीरियड एक्सपायर हो चुका था तो अदर इशू डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब भी हम केस फाइल करते हैं तो वो केस जो होना चाहिए वो लिमिटेशन पीरियड के विद इन लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए। लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर नहीं होना चाहिए उसका। अगर इफ समवन अप्रोचिंग द कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन पीरियड देन कोर्ट शैल डिसमिस दैट वेरी केस।
तो ये इस केस में देखिए, ये सारी चीजें देखें तो ये भी देखिए, तो यहाँ भी ये मूवेबल थी। जो हम पिछला केस पढ़ रहे थे डंकन वाला, उसमें जो थी वो बंदे ने ऑलरेडी वहां पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की हुई है, फैक्ट्री चलाई हुई थी, अब वो उसको बेच रहा है। तो उसमें जो कोर्ट ने कहा कि ये जो मशीनरी इंस्टॉल की गई है ये मूवेबल नहीं है, ये तो इमूवेबल होगी, क्योंकि इस पे तो इंटेंशन है, जो फैक्टर है या ऑब्जेक्ट जो टेस्ट है वो भी अप्लाई करे, तो वो सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के फेवर में है। तो आई थिंक जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था उसको क्लियरिटी हुई कि अब स्टिल देयर इज अ डाउट। बताएं अभी डॉट है कि क्लियर है? जी क्लियर है। तो नेचर एंड कैरेक्टर जो होता है अटैचमेंट का, वो देखना है, इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सच अटैचमेंट, ये सारी चीजें साथ में चलेगी, ठीक है। तो फिर ये हॉलैंड वर्सेस हडसन का केस है। अब एक किराएदार जो है वो जिस कमरे में रह रहा है, उस कमरे में जो वो है वो डेकोरेटिव मटेरियल लगा रहा है, वो मूवेबल मानी है या इमूवेबल मानी है? मूवेबल। हाँ, तो ये देखिए लेग वर्सेस टेलर का केस भी आप देखिए, हॉलैंड वर्सेस हडसन का केस है, इसमें जस्टिस ब्लैकबर्न का भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो उन्होंने ये कहा हुआ है। सर क्या हम ये तो ऐसे दो कंक्लूड कर सकते मैगजीन भी हैं है बट इज कि किराएदार घर में हाँ कुछ जी, भी कि किराएदार घर में कुछ भी लगाए वो इमूवेबल ही माना जाएगा? क्या माना जाएगा वो? मूवेबल मतलब घर में कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करता है किराएदार। कैन यू रिपीट? सर मैं ये कह रहा हूँ कि घर क्या हम इस चीज़ को ऐसे कंक्लूड हाँ, कर सकते हैं कि किराएदार घर के अंदर कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, क्योंकि वो कभी भी एट विल ले जा सकता है उस चीज़ को। क्या ये ठीक है या गलत स्टेटमेंट है सर? तो यहाँ पे हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ना कि उसकी इंटेंशन क्या है। सर इंटेंशन चाहे कुछ भी हो उसकी, लेकिन है तो आप मेरा किराएदार। आप आज इस नहीं तो कल क्वेश्चन को चला आप जाएगा। आंसर करने से टेस्ट, क्योंकि सर टेस्ट में आपने 3 चीज़ उसी चीज बताई को हैं। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वन बाय वन कर, जैसे 3 चीज़ हैं, मोड, तो वो अप्लाई पर्पस। करिए ना इसमें फिर सर। हाँ जी सर, वो मोड, पर्पस और बाय होम। तो होम में तो सर किराएदार ही आ गया, बाकी टेस्ट अप्लाई करने तो की ज़रूरत ही नहीं है। डियर है नहीं है, लेकिन हम तो कलेक्टिव अप्रोच लेके चलेंगे ना, तो ओके सर। बाकी नहीं जरूरत है, लेकिन और किसी केस में पड़ जाएगी ना जरूरत सर। यस सर। तो ये डिपेंड करता है कि केस टू केस है, लेकिन अभी जो आपके केस आप बताएं किसी और का कोई कोई डाउट है तो ये केसेस थे, कौन कौन से केसेस बन रहे हैं ये? नंबर 1 आनंद वेरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, शांताबाई, टीटागढ़ पेपर मिल्स, डंकन इंडस्ट्रीज, देन बामदेव वर्सेस मनोरमा। ये केसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके साथ कुछ केसेस है जैसे इंग्लिश केसेस है, 2 केसेस तो अभी हमने हाईलाइट किए ना। क्या नाम है उन 2 केसेस का? हॉलैंड वर्सेस, होगसन। अभी जो हॉलैंड वर्सेस हॉक्सन, और दूसरा तो ऐसे ही आप ना ये 10-12 केसेस की लिस्ट बना लें जो बड़े टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस है जैसे एक सुब्रमण्यम फर्म्स वाला केस है वर्सेस चिदम्बरम, ऐसे करके ये लिस्ट बनाएं, और हो सकता है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक अलग लेवल पे फ्लो मिलेगा। तो एक लेक्चर नेक्स्ट कभी भी होगा तो हम एक बार अलग से डिस्कस कर लेंगे, इनके कुछ और पॉइंट्स है जो इनमें केस लॉ रेफर किया गया, तो उस लेवल पे हम एक नेक्स्ट लेवल पे हुआ तो अलग से डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी जो है ये केसेस किस डेफिनेशन से रिलेटेड है, कौन से टॉपिक के साथ रिलेटेड है ये जो हम, हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी में थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ एंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ। तो ये जो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, इनमें इंग्लिश लॉ में कौन सी टर्म यूज होती है इसके पैरेलल में?
प्रॉफिट profit upon profit depend. और थिंग्स अटैच टू अर्थ में ये इंडिया में नहीं, थिंग्स टू अटैच जो इंडिया में है, इंग्लिश लॉ में एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ Fixture. फिक्चर्स। कब मूवेबल को फिक्स करके हम इमूवेबल मान सकते हैं। तो ये अब हमारा एक everyone in different zone sometimes, so we will discuss if time permits, then from this stage we can also connect some other cases, and some there are some maxims, so you can, whenever you are attempting any question from this area, then please try to connect these cases. For example, Monorma case, Kumar Turing Toki case related with which ingredients? जो कुमार टूरिंग टॉकी केस है वो बेनिफिट्स टू अराइजिंग आउट ऑफ लैंड से कनेक्टेड है या थिंग्स अटैच टू अर्थ? थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। शांताबाई का केस किससे कनेक्टेड है? थिंग्स अटैच टू अर्थ और बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड? Benefit arising. तो कई बार अभी पेपर्स में कई बार हम ड्यू टू सम अदर रीजंस वी नॉट एबल टू highlight the correct case law. Sometimes there may be overlapping, so you should develop the scheme of, you can very particular that which case is connected with which ingredients of the definition. तो ये कोई केसेस है, आप एक बार पढ़िएगा. If time permits, then we can discuss from the different level these cases and try to formulate problem from these cases. इन केसेस से आप अपनी प्रॉब्लम्स बनाइएगा कि एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है. ठीक है, आपने प्रीवियस सेमेस्टर में कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर में भी कुछ प्रॉब्लम्स या केस लॉ पढ़े होंगे. ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रेंज में लेके जो है वो रीजनिंग को जो है और अथॉरिटीज लगा के क्या आंसर देना चाहते हैं. ठीक है, सर एक क्वेश्चन. जी पूछे सर. सर टेनेंट जो है कि फर्नीचर इंस्टॉल करता है मोर देन 5 ईयर, इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी? कहाँ पे इंस्टॉल करता है सर? सर हाउस में जो टेनेंटेड प्रॉपर्टी है. यस सर, फर्नीचर इंस्टॉल करता है तो वो तो मूवेबल ही होगी सर, उसको तो ले ही जाना उसने एक दिन. ठीक. बट पॉइंट ये है कि आप एक लाइन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक लाइन में नहीं क्वेश्चन बनता सर. जब डॉक्यूमेंट चैलेंज होता है ना कोर्ट में, जी, तो कोर्ट बहुत चीजें देखता है. सराउंडिंग फैक्ट्स होते हैं, क्या लिखा है, इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव, ये कैच करना जो होता है. फिर डिपेंड करता है हु इज द लॉयर एंड हु इज द जज. ठीक है, अब ये जो शांताबाई वाला और आनंद बेहरा वाला केस है तो देखिएगा अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा. तो कई चीजें जब आप पूरी जजमेंट पढ़ेंगे तो कई और लेवल पे आप एंटर हो जाएंगे. ठीक है सर. ठीक. तो यार अभी बताएं, ये नोटिस डिस्कस कर रहे हैं या नेक्स्ट टाइम करें? इससे कुछ केसेस थे. आई थिंक आज के लिए काफी है. ये काफी केवीए टेम्पटर्स लास्ट टाइम भी टर्म हम कह रहे थे, तो केवीए टेम्पटर आप पढ़िएगा. सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 16 में भी है. कहाँ पे मिलेगी केवीए टेम्पटर हमें? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं? सोका. हाँ, तो उसका सेक्शन 16 भी पढ़िएगा आप, क्योंकि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर या कमिंग सेमेस्टर में वो पढ़ना पड़ेगा. तो जब आप मूवेबल, अगर आप आज बाजार मार्केट में जा रहे हैं, कहीं पे सेल लगी हुई है, तो केवीए टेम्पटर आपके ऊपर अप्लाई हो सकता है या नहीं? सकता है सर. तो केवीए टेम्पटर, when you are purchasing any product, keep your objective in your mind. If you are purchasing something which is not fitting your purpose, then don't blame the seller. So that is the basic, but it is the maxim, it is the rule which originated
at that time when you can see totally different scenario. Today's marketing and that time marketing is totally different. आज की मार्केटिंग में और उसकी मार्केटिंग में फर्क है कि नहीं? आज तो सारा ऑनलाइन है. केवे टेम्पटर उस टाइम की थी जब लोगों के पास टाइम होता था और कई दिनों तक जो है वो इस तरह के जो है वो बाजार और मेलेज में जो है वो लोग जो है वो शॉपिंग या परचेजिंग करते थे. ठीक है, तो ये तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से पॉइंट है. लेकिन टीपीए में इसका कई जगह रेफरेंस मिलेगा. तो ये केवे टेम्पटर किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी? सेलर के ऊपर या परचेजर के ऊपर? परचेजर के ऊपर. तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको कई चीजें क्या क्या what are the points which you should keep in your mind regarding which facts you are supposed to inquiry or do investigation. अगर आप सपोज एक्स स्टेट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? प्रॉपर्टी और जो बेचने वाला है उसकी आपको छानबीन करनी पड़ेगी कि नहीं? सहमत है या नहीं? यस सर. तो ट्रांसफरर का कैसे पता लगाएंगे आप? सेक्शन 7 से देखेंगे कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं. ठीक है, और प्रॉपर्टी का कैसे से पता लगाएंगे आप? अगर वो रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो उसको पढ़ के पता चलेगा कि क्या ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लायबिलिटी है या नहीं है. ठीक है, यस सर. यस सर. तो हाँ, तो ये कई चीजें हैं. बैंक ऑफ बॉम्बे, ये भी एक आप केस पढ़ेंगे तो आपको शायद नोटिस के कुछ इंग्रेडिएंट्स क्लियर हो जाएंगे. और एक स्टेटस ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस. वो जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो म्युनिसिपल टैक्सेस जो है उनका एरियर्स है, तो उसके ऊपर ये केस है. ये भी हम डिस्कस करेंगे. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस हाजी अब्दुल का केस. इससे पहले नवल किशोर वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड आगरा का केस था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का. तो कुछ ऐसे नोटिस के जो इंग्रेडिएंट्स है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उनसे केस लॉ है. तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू डिस्कस द इंग्रेडिएंट्स देन केस लॉ. तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. अटेंडेंस सर उससे पहले क्या? एक चीज़ बताना. जो आपने जो स्टैंडिंग टिम्बर का बताया था कि वो पेड़ की वो स्टेज पे पहुंच जाता है जब उसकी कटिंग करके हम उसका वुड्स बना के ऐसे यूज कर सकते हैं उसको बोल रहे हैं स्टैंडिंग टिम्बर. ठीक है ना सर? तो सर क्या उसको हम बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड में कंसिडर ना करने के पीछे क्या रीजनिंग है सर? क्योंकि अब उसका टाइम उसको सेपरेट करने का आ गया है और उसको गुड्स की डेफिनेशन में कवर किया है. जब गुड्स पढ़ते हैं ना सेल ऑफ गुड्स जी सर. उसमें उसको इंक्लूड किया गया है. गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, मनी एंड बट इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास. तो सर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड के पीछे की रीजनिंग क्या है? हम किस चीज़ को बोलेंगे कि अब हमें इस लैंड से बेनिफिट हो रहा है? वो कौन सी स्टेज होगी? वो जैसे बेनिफिट जैसे किसी लैंड से उसका कनेक्शन है. जैसे आप किसी रिवर के ऊपर जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन का राइट है, माल ढोने का राइट है. तो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है. तो जो उस लैंड से बेनिफिट आ रहा है, अब एक आपकी जमीन है, वहां पे हर साल मेला लगता है, उस मेले में जो दुकान लगाते हैं उससे आप पैसे लेते हैं, तो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड हो रहा है. ओके, ठीक है सर. और काफी कुछ आ जाएगा. फिर आप एक थोड़ा सा कमेंट्री पढ़ेंगे तो काफी अच्छा आपको हो जाएगा. जी सर. बट अगर आपको फिर भी रहेगा तो सीआर के थ्रू आप ना अपने क्वेश्चन फ्रेम कर देना, तो नए किसी लेक्चर में पर्टिकुलर स्लाइड लेके हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? ठीक है सर. और एक सर कल का क्वेश्चन था जो कल लेक्चर लिया था, उसके अंदर से आपने बताया था कि टीपीए डज नॉट डील विद टेस्टामेंट्री थिंग्स. तो आपने बताया था कि क्योंकि टीपीए में सारी हमारे सेल्स, मॉर्गेज, एक्सचेंज, लीज ही आएंगे. तो सर गिफ्ट तो सर मूवेबल और रिमूवेबल दोनों में होता है गिफ्ट. तो क्या वो टेस्टामेंट्री में नहीं आएगा? तो क्या टीपीए को प्योरली नॉन टेस्टामेंट्री बोलना ठीक रहेगा?
ये तो मूवेबल लाने से थोड़ी टेस्टामेंट्री नॉन टेस्टामेंट्री का डिफरेंस आ गया। ओके, नहीं आपने ये जो स्पेसिफिकली बोला था ना कि नॉन टेस्टामेंट्री है, तो क्या वो नॉन एब्सोल्यूट? टेस्टामेंट्री टेस्टामेंट्री होते हैं जो वसीयत से रिलेटेड है, नॉन टेस्टामेंट्री हो गए वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इमीडिएटली फोर्स में आ जाते हैं। अगर लेमैन अपने और ज्यादा सिंपल वे में समझने की है तो टीपीए जब भी इंस्ट्रूमेंट की बात कह रहा है तो उसमें जो है वो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट नहीं हमने मानना है, किसको मानना है? नॉन टेस्टामेंट्री को। और जो आप मूवेबल और इमूवेबल दे तो टीपीए में कुछ प्रोविजन 5 से 37 सेक्शन जो है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी को कवर करते हैं। रूल रिगार्डिंग ट्रांसफर, गिफ्ट में भी दोनों तरह की प्रॉपर्टी की बात कही हुई है। यस सर। तभी तभी तो इसको ट्रांसफर ऑफ, क्या नाम है इस एक्ट का? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, तो यहाँ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या सेल ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी लिखा हुआ है। आपको नेम से कई चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। रोल नंबर 61, 62, Present, sir. रोल नंबर 63, Present, sir. 64, 5, 6, 7, 8, 9, 70। Present, sir. 70 से पहले 69, sir. 69 और तो नहीं रह गया कोई? 68, 67, then 81 तरुण, यस सर, 81। तरुण के बाद 82 ऋषि, 83 मेधा, मेधा पांडे थी पहले, दिखाई दी थी। Yes, sir. Present, sir. रिधि गुप्ता, Present, sir. जी जी। 84 के बाद 85, Present, sir. 85, 86, Present, sir. 87, Present, sir. 88,